अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ENG 201 की मिडटर्म की प्रिपरेशन करेंगे और ये मेरे पास वीडियो टॉपर की अपडेटेड फाइल है जो कि स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि इन फाइल्स में से पेपर काफ़ी सारा रिपीट हो जाता है। इसके अलावा जो जुनैद की फाइल होती है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास सेकंड MCQ है मिस्टर, मिस एंड मिसेज़। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये एक रेसिपिएंट टाइटल्स होते हैं और इनका जो मकसद होता है ये रिस्पेक्ट देने के लिए, कर्टसी और ऑनर के लिए हम ना ये टाइटल्स को यूज़ करते हैं बिफोर द सरनेम। सरनेम से पहले हम इन रेसिपिएंट्स को टाइटल्स को यूज़ करते हैं। अगर इसका इंडिविजुअली आपको बताऊँ मैं थोड़ा-सा, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने सारे सर्च करके रखे हुए हैं और ये 100% करेक्ट है, आप सैटिस्फाइड रहें। तो जो हमारे पास जो मिस्टर होता है ये यूज़ होता है मेन के लिए रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस। मैरिड है, नहीं है, इस चीज़ को हमें नहीं देखना, इसको रिगार्डलेस करना है और ये यूज़ होता है मेन के लिए। और जो मिसेज़ होता है ट्रेडिशनली यूज़्ड फॉर द मैरिड वुमेन और जो मिस होता है ये एक न्यूट्रल टाइटल है जो कि वुमेन के लिए यूज़ होता है और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट वन है in the business communication uses the dash format in the information is being sent inside the organization। देखिए कम्युनिकेशन हमारे पास होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और दो तरह की देखें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अगर इनसाइड हो रही है, इंटरनल हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है कम्युनिकेशन तो हम उसको बोलेंगे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म होती है मेमो। और अगर ये आउटसाइड हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रही है, एक्सटर्नल है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेटर। ठीक है, इसकी मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ। जो बाकी इसके ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, क्योंकि वहाँ पे फाइल में तो हमें सिर्फ एक करेक्ट आंसर दिया हुआ है ना, तो इसके जो पॉसिबल ऑप्शंस बन सकते हैं लाइक लेटर हो गया, रिपोर्ट और ईमेल, इस तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं। और ये भी MCQ बन सकता है कि मेमो जो है शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम की और ये डॉक्यूमेंट होता है यूज्ड फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो लेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं रिजर्व फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर और मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे पास स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक टीचर अपने स्कूल के अंदर ही किसी और टीचर को या प्रिंसिपल को कोई डॉक्यूमेंट लिख के भेज रहा है या भेज रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये मेमो है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रही है। अगर होगी एक्सटर्नल तो हम उसको बोलेंगे लेटर। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स भी नहीं लिए और हैंडआउट्स भी नहीं पढ़े तो फिर भी आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है इन द बिजनेस कम्युनिकेशन uses the dash format if the document will be sent outside the individual। मतलब कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल से हमें लिखा हुआ है कि अगर आउटसाइड होगा तो हम लेटर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और ये भी करेक्ट है, आप देख लें, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, डैश इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एटीट्यूड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो बेस्ट एटीट्यूड समझा जाता है उसको बोलते हैं यू एटीट्यूड। देखिए सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड भी होता है, यू एटीट्यूड भी होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले तो आप देखिए यू एटीट्यूड क्या होता है, इज द कम्युनिकेशन स्टाइल है दैट एम्फसाइजेस द रीडर्स और लिसनर्स पर्सपेक्टिव। उसको एम्फसाइज कर देता है रीडर्स और लिसनर के पर्सपेक्टिव को। ठीक है, और फोकस करता है उनकी नीड्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और बेनिफिट्स के ऊपर। ये फोकस करता है कौन, यू एटीट्यूड। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है। अब इसकी एग्जाम्पल से आप समझे, एक तो होता है यू एटीट्यूड, जैसे यू कैन नाउ एंजॉय आवर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी, ये हमारे पास हो गया यू एटीट्यूड। अगर सेल्फ सेंटर्ड में इसको लिखेंगे वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस आवर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी। ठीक है, ये डिस्काउंट पॉलिसी है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एडिटिंग मैसेज इज टू। देखो एक मैसेज है उसको एडिट करना है, एडिट का मतलब थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसका जो एक एस्पेक्ट होता है, यहाँ पे बताया हुआ कि इंस्टॉल द एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मुझे ये रॉन्ग लग रहा था, फिर मैंने इसको सर्च किया, ये रॉन्ग ही है, मेरे पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग है, लेकिन आपने इसको मजीद कंफर्म कर लेना है। और फिर इसका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट ये होगा कि जब भी हमने मैसेज को एडिट करना है तो सबसे पहले हमने उसकी ग्रामरली मिस्टेक्स को चेक करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चेक फॉर द ग्रामेटिकल एरर्स। अगर ये ऑप्शन आपको गिवन है तो आप यही बेहतर उसको समझें, ये ऑप्शन बेस्ट है। उसके अलावा फिर देखते हैं कि आपके पेपर में कौन से ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये हमारे पास होता क्या है। एडिटिंग मैसेज इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग द कंटेंट टू इंश्योर द क्लैरिटी। एडिटिंग हम करते क्यों हैं, ताकि सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी आए, करेक्टनेस आए और प्रोफेशनलिज्म शो हो, कि प्रोफेशनल मैसेज शो हो। ठीक है, और जो बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। When in doubt, use the more familiar words, audience will understand them better।
देखो जब आप हम कोई रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट या फेस टू फेस कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 2 कंडीशंस हैं। अगर वो क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है, मतलब उसके अंदर अनक्लियर है वो चीज़ें, तो हमें उसकी जगह पे फ़ैमिलियर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि ऑडियंस को समझा सकें। उससे क्या आएगी उस सेंटेंस के अंदर या उस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलेगा? क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? और ये रूल का क्या कहलाता है? ये क्लैरिटी का रूल कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शंस बन सकते हैं कि करेक्टनेस है या कर्टेसी है या क्लैरिटी है, तो आपने क्लैरिटी को चूज़ करना है। क्लैरिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर बिकॉज़ दिस इज़ अ रूल ऑफ गोल्डन रूल। नेक्स्ट वन, इसकी डिटेल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एनहांस करता है क्लैरिटी को, मेकिंग इट ईज़ियर फॉर द ऑडियंस टू ग्रैस्प द मैसेज। दिस प्रैक्टिस अलाइन्स with the principle that the clear writing prioritize the reader's understanding. Okay, next one जी है डैश इज अचीव्ड थ्रू द बैलेंस बिटवीन द प्रीसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। इन दोनों के दरमियान अगर बैलेंस होगा तो क्लैरिटी अचीव होगी हमें। और नेक्स्ट है इन अ डैश सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज टू सो दैट द आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस इंटेंडेड मीनिंग। तो ये होता है कोहेरेंट। कोहेरेंट बोलते हैं किसी चीज़ की मजबूती को, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर। और अगर उसके वर्ड्स को हम सही तरह से अरेंज करें तो उसके अंदर सेंटेंस के अंदर और उसके मीनिंग के अंदर जो आती है ना वो कोहेरेंट हो जाता है। इसकी डिटेल दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला ऑप्शन था। बाकी जो इसके बन सकते हैं, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि उसके सेगमेंट बने हुए हों, पार्टीशन की हुई हो, और रन ऑन का मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन ये ऑप्शंस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोरेंट जो है ना वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका मतलब है कि अरेंज द वर्ड्स लॉजिकली एंड क्लियरली इंश्योरिंग द इंटेंडिंग मीनिंग इज इजीली अंडरस्टूड। Next one is which one of the following is the first most essential step in writing bad news message? देखो इम्पॉर्टेंट भी है, ये बता रहे हैं कि मोस्ट इसेंशियल स्टेप भी है और फर्स्ट स्टेप भी है। और कब? जब हम राइट कर रहे हो बैड न्यूज़ को, बैड न्यूज़ राइट कर रहे हो या फेस टू फेस हम किसी को बता रहे हो, सुना रहे हो, दोनों कंडीशंस के अंदर हमने ये फॉलो करना है बफर स्टेप को। बफर ऐसा होता है कि जो बात हम कर रहे हैं ना, कोई बैड न्यूज़ किसी की डेथ के बारे में या कोई भी बैड न्यूज़ हम बता रहे हैं, डायरेक्टली जाके नहीं बताते। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉजिटिव हम ना वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि जो सुनने वाला है, जो ऑडियंस है, वो प्रिपेयर हो जाए कि नेक्स्ट ये क्या बोलने वाला है, ये क्या बोलने वाली है, ताकि उसको कोई उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े या खुदा ना खास्ता उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो ये एक बफर कंडीशन है। ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में ये यूज़ होती है बल्कि एजुकेशन के और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये टर्म यूज़ होती है और ये एथिकल टर्म है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बताया हुआ कि बिगिन विद द बफर, बफर से हमने शुरू करना है। देखो बफर होता क्या है, ये एक न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है दैट पर प्रिपेयर द रीडर्स फॉर द अपकमिंग मैसेज। क्लियर हो गया कि बफर चीज़ है कि हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है द मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ द फेज एंड थैंक यू डज नॉट इंश्योर। देखो मैकेनिकल इंसर्शन ये हमारे पास है तो कर्टेसी, लेकिन मैकेनिकल इंसर्शन और जेन्युइन कर्टेसी के दरमियान में डिफरेंस है। ये जो थैंक यू और ये जो होते हैं ना अल्फाज, ये यूज़ होते हैं कर्टेसी में यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑनर में यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे तो ये ऑप्शन हो गया ठीक, कर्टेसी, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक है मैकेनिकल इंसर्शन और एक होती है जेन्युइन कर्टेसी। अब सेंटेंस से समझने की कोशिश करें। प्लीज सेंड द रिपोर्ट बाय टुमारो, थैंक यू, ठीक है, लास्ट में बता दिया कि थैंक यू। लेकिन जेन्युइन कर्टेसी क्या होगी, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड द रिपोर्ट बाय टुमारो, थैंक यू फॉर योर हेल्प। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके दरमियान, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। ओके नेक्स्ट वन है डैश और द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एडमिशंस ग्रांट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर द कैंडिडेट। तो ये हमारे पास होते हैं रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस। डिटेल देखते हैं इसकी। बाकी जो इसके ऑप्शंस बन सकते हैं लाइक पर्सनल स्टेटमेंट, कवर लेटर्स, ट्रांसक्रिप्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट है वो है रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस। देखिए रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस आर द क्रूशियल इन द एडमिशंस। ये एडमिशंस ग्रांट हो या एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस हो, इसके दरमियान ये चीज़ें रेफरेंस और रिकमेंडेशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज दे ऑफर द एक्सटर्नल परस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट एबिलिटीज, कैरेक्टर्स एंड अकम्पलिशमेंट। इसका जो रीज़न है ना वो ये है कि क्योंकि ये ऑफर करते हैं एक्सटर्नल परस्पेक्टिव को ऑन द कैंडिडेट्स एबिलिटीज, कैरेक्टर्स एंड अकम्पलिशमेंट पे, ठीक है, ये इसकी रीज़न है।
ओके, नेक्स्ट वन है डैश वर्ड्स आर यूजुअली मोर विविड देन द लॉन्ग वंस। लॉन्ग से जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे इम्प्रूव होती है रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था तो नेक्स्ट मूव करते हैं। एडजस्टमेंट लेटर इज अ लेटर इन द आंसर टू द डैश लेटर। द आंसर में आइदर बी रिफ्यूजल और ग्रांट। देखो, एक लेटर है, लेटर क्या था जो कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, वो था लेटर। अब एडजस्टमेंट लेटर है, उसकी टाइप है, ये कब लिखा जाता है जब कोई कंप्लेन आती है। देखो, एक सेलर है, उसने कोई प्रोडक्ट सेल की है, बायर जो है ना कुछ दिनों के बाद कहता है कि ना कंप्लेन करता है, वो कहता है कि इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो उसके नतीजे में जो होगा एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाएगा, या तो उसके जो होगा ओवरकम किया जाएगा उसके नुकसान को, या फिर उसे एक्सचेंज करके वो प्रोडक्ट एक्सचेंज करके दी जाएगी। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि एडजस्टमेंट लेटर जो लिखा जाता है वो कंप्लेंट के जवाब में लिखा जाता है। वो हमारे पास रिफ्यूज़ल इनकार भी हो सकता है और ग्रांट भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि हम बिल्कुल इनकार कर दें कि नहीं भैया हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, कि आपकी जो कंप्लेन है वो गलत है, या फिर हम उसको ओवरकम भी कर सकते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक थी, हम आपको चेंज करके देते हैं, या आपको हम आपको उसके पैसे वापस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी डिटेल जो इन्होंने बताई है जीपीटी ने, ये तो लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड्स का था। लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड्स के जो पिछला एमसीक्यू था उसकी ये एग्जांपल थी कि जैसे यूटिलाइज लॉन्ग वर्ड हो गया और यूज जो हो गया वो एक शॉर्ट वर्ड है और वो ज़्यादा ईजी है। लेकिन हम इस एमसीक्यू के ऊपर थे, जो कंप्लेंट है ना उसके नतीजे में हम लिखते हैं एडजस्टमेंट लेटर, और इसकी रीज़न वही है जो एग्जाम्पल से समझे कि आ कस्टमर राइट्स टू कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट रिसीविंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और एडजस्टमेंट लेटर क्या होगा, द कंपनी रिस्पॉन्ड बाय ऑफरिंग द रिप्लेसमेंट एंड रिफंड, या तो रिप्लेस कर देगा ये रिफंड कर देगा, और बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई द कंप्लेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, या फिर एक्सप्लेन करेगा कि हम क्यों नहीं आपकी कंप्लीट करते वो जो कंप्लेन है। ओके, नेक्स्ट वन है द क्वालिटी दैट गिव्स अ फोर्स टू द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ये हमारे पास होता है इम्फसाइज। इम्फसाइज होता है जो कि फोर्स करता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन बनेंगे, क्लैरिटी भी आ सकता है, कंसाइसनेस, यूनिटी भी आ सकता है, वो चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इम्फसाइज जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी तो आपने अभी पढ़ा ना कि क्लैरिटी होता है किसी सेंटेंस के अंदर बिल्कुल उसको हर चीज़ को क्लियर कर देना, हर चीज़ें समझ में आ जाए। और यूनिटी कोहेरेंट को बोलते हैं, और एम्फसाइज यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा। और कंसाइसनेस होता है थोड़ा सा उसको समराइज करना, कंसाइज करना। एम्फसाइज इज द क्वालिटी दैट गिव्स द फोर्स to the important parts of the sentences and paragraphs by placing the main ideas at the beginning of the sentence and structuring the sentence to the highlight the key points। अब आपको समझ आ गया कि एम्फसाइज करना क्या होता है, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके शुरू शुरू में लेके आए, और जो बाकी जो हैं दरमियान में हैं उसको भी स्ट्रक्चर करके तरतीब देकर उसको हाईलाइट कर दें। एग्जाम्पल देखनी है इसकी, एग्जाम्पल में है यहाँ पे दी हुई, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है content words like noun, verbs, adjectives, adverbs have the both denotative meaning as well as the connotative meaning। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब पहले तो हमें पता होना कि डेनोटेटिव और कैनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। ये ट्रू स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल से समझें। देखिए, एक वर्ड है हमारे पास चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, बचकाना। ठीक है, इसको उर्दू में मतलब यही होता है। डेनोटेटिव मीनिंग का होता है परटेनिंग टू द चाइल्ड, बच्चे से जो भी इसका मुतालिक चीज होगी ना वो होगी डेनोटेटिव। और कैनोटेटिव मीनिंग होता है ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर दैट इमेच्योर और नेव। ऐसा बिहेवियर जो इमेच्योर हो या नेव हो उसको हम कैनोटेटिव मीनिंग में आएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे से रिलेटेड हो, वो बड़े से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या, इमेच्योर बिहेवियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे परटेनिंग लफ्ज का मतलब यही था कि किसी चीज से रिलेटेड होना, मुतालिक होना। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम फाइल की तरफ दोबारा मूव करते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है व्हेन द स्पेशल परसुएशन इज नीडेड द यूज ऑफ द डैश इज रेकमेंडेड। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है ना, यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं। इसकी डिटेल देखते हैं हम। यहाँ पे आ सकता है कि इनडायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, या परसुएसिव मैसेज, या बफर। तो जो हमारा डायरेक्ट है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। बफर का तो आपको पहले से पता चल गया है। ठीक है, तो लॉजिकली इसकी रीजन देख लेते हैं कि इन द बिजनेस कम्युनिकेशन when the audience is expected to the comply without resistance, a direct request is most effective approach। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट होती है ना वो इफेक्टिव होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, प्लीज सबमिट द क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बाय द फ्राइडे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वन है अ गुड बिजनेस लेटर इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट बीइंग द हार्श और द पैट्रोनाइजिंग।
ये यहाँ पे वैलिड है, एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं। देखो, बीइंग पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है दैट इज स्पीकिंग डाउन टू द रीडर एंड अडॉप्टिंग द कंडेंसिंग एटीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक पैट्रोनाइजिंग टोन क्या होगी? एक लहजा, एक ऐसा लहजा होगा जिसके अंदर, जैसे आप एग्जाम्पल से समझे, आई होप यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर आफ्टर द रीडिंग दिस। ठीक है, और प्रोफेशनल टोन क्या होगी? प्लीज रिव्यू द प्रोसीजर आउटलाइन बिलो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। तो ये एक प्रोफेशनल टोन होगी और ये पैट्रोनाइजिंग टोन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कीप योर डैश सिंपल फोकस सो द पर्पज ऑफ द योर लेटर इज क्लियर। तो अपने लेटर को जो है ना हमें सिंपल रखना होता है, फोकस रखना होता है, ताकि लेटर का जो हो ना वो बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट वन है विच टाइप ऑफ द लेटर कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट टू शो द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड वेंडर। तो ये ऑर्डर लेटर्स होते हैं जो कि कस्टमर और उसके दरमियान शो करवाते हैं ट्रांजेक्शन को लीगल में। लीगल डॉक्यूमेंट टू शो द लीगल डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, ये ऑर्डर लेटर होता है। वैसे डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ी सी। एक सेकेंड, ये जो पिछला एमसीक्यू है वो रॉन्ग था हमारे पास, माय मिस्टेक। मैं आपको दोबारा से करेक्ट करवाती हूँ। ये जो 20 एमसीक्यूज है ना, इसका लेटर नहीं है। कीप योर मैसेज सिंपल एंड फोकस सो द पर्पज ऑफ द योर लेटर इज क्लियर। अगर आपको इस पर डाउट हो तो आप भी क्लियर कर देना, कमेंट में बता सकते हैं आप मुझे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैसेज जो है ना वो करेक्ट आंसर है। देखिए, मैंने इसकी डिटेल सर्च की थी तो मैसेज इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, और अब हम ऑर्डर लेटर की बात कर रहे थे। ऑर्डर लेटर हमारे पास होता है इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बायर टू द सेलर डिटेलिंग द स्पेसिफिक एंड परचेजेस सच एज अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज, एग्री प्राइसेस एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। ओके, ऑर्डर लेटर के बाद अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 22। कंसिडरेशन सिंपली मीन्स दैट द राइटर शोज अ डैश इन द कम्युनिकेशन स्टाइल। तो एम्पैथी को शो करवाना चाहिए। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, इन द बिजनेस कम्युनिकेशन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजिंग द फीलिंग, पर्सपेक्टिव एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस। एग्जाम्पल लाइक विदाउट एम्पैथी होगा तो यू फेड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम causes the delays। और अगर इसमें empathy शामिल कर दे तो I understand there were challenges in the meeting the report deadlines, let's discuss how we can supply the timely submissions in the future। ओके, नेक्स्ट वन है ब्रेकिंग द लॉन्गर सेंटेंसेस इनटू द शॉर्ट वंस इम्प्रूव्स द। इससे जो लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट कर दे तो ये तो वैसे आपको कॉमनली भी पता होगा कि रीडेबिलिटी से इम्प्रूव हो जाएगी, रीडिंग जो होगी ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरी राइटिंग। तो ये फॉर्मल राइटिंग जो होती है ना वो स्कॉलरी राइटिंग होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस होता है। फॉर्मल जो होता है ना वो प्रोफेशनलिज्म होता है। लाइक अगर हम अपने टीचर को कोई मैसेज करें या कोई लेटर लिखें तो हम स्टार्ट में उसका स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और बीच में भी हम जो उसकी बॉडी होगी मैसेज की वो हम बड़े अच्छे से बना के लिखेंगे ताकि पता चले कि एक प्रोफेशनल है या फॉर्मल मैसेज है। लाइक रिस्पेक्टेड का लफ्ज़ यूज़ करना, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड टीचर। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से बात करें तो हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, ना ही सलाम दुआ ना ही कुछ, बस हम शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। वट यू आर डूइंग ऑन द वीकेंड, तो यहाँ पे ऑन का यूज होना है। तो ये दो चीजें होती है, एक अमेरिकन एक्सेंट होता है, एक ब्रिटिश होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अच्छा, इस एमसीक्यू के ऊपर थे हम। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल से समझो। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर वी आर गोइंग हाइकिंग ऑन द वीकेंड, यहाँ पे हमने ऑन यूज किया है। लेकिन अगर ब्रिटिश यूज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। ये ऑन तो हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, ऑन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, अबव हो गया, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और मकसद के लिए यूज होते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और तरह से यूज होते हैं। तो उनका अपना अपना पर्पज होता है। तो यहाँ पे जो हमने यूज करना है वो है ऑन। द लॉयर डैश इज रिलेटिव इनोसेंट, तो ये इसका है एम्स टू प्रूव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट द टर्म प्रूव इज यूज टू इंडिकेट द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ एंड स्टेटमेंट और द क्लेम थ्रू द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंटेशन। प्रूव का मतलब है किसी चीज को साबित करना, कोई सबूत या कोई सच्चाई वगैरह, इसके रेलिवेंट जो स्टेटमेंट होती है उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो था ना एम्स टू प्रूव, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है एक्नॉलेजमेंट आर अप्रोप्रिएट फॉर द लार्जर ऑर्डर्स और डैश लेटर्स रिटन
You want to recognize someone for his help or support when you appreciation लेटर लिखा जाता है किस चीज़ को recognize करने के लिए, for his help and support when you were in trouble। तो ये appreciation इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, ये देखो ये appreciation जो है ना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम्पल से ये देखिए, आप देख लें, ये इसकी एग्जाम्पल है, डिटेल में इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है द एम ऑफ द डैश इस्टेब्लिश द वर्किंग रिलेशनशिप मेक इट हैपन। तो बिजनेस प्रपोजल जो होता है ना, वो यहाँ पे वैलिड आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कंपनीज आर अ लार्जर आइटम्स यूजुअली डॉक्यूमेंट। तो ये होता है ट्रांसमिटेड लेटर। तकरीबन 30 MCQs हमने कर लिए हैं। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा और आपको इस तरह की मेथड से हेल्प हो रही है स्टडी करने में, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं मिड टर्म से पहले पहले इस फाइल को कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।